हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स की। और थर्मोडायनामिक्स में हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। हमने बात किया है थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हमने किसी गैसीय सिस्टम को हीट दिया है तो उसका मेजरमेंट हमको कैसे करना है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, और क्यों इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी है कि स्टेट फंक्शन है जो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया है तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं और इसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई कंटेनर है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई गैस फिल किया है और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, ये पिस्टन जो है ये फ्री टू मूव है, मतलब कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई दूसरे फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमने इस सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है, ठीक है, यहाँ पर थर्मोडायनामिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बताता है, वो बताता है कि अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया है तो वो सिस्टम उस हीट को कैसे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने सिस्टम को दिया है, हमने एक बीकर कंटेनर लिया, उसमें गैस फिल किया, पिस्टन लगाया और उसको हीट दिया, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है। ठीक है, ये पिस्टन इजीली मूव कर सकता है, मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ अगर आपने हीट इसको दिया है तो यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा टी, और टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब यहाँ पर जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा डेल्टा वी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, और डेल्टा वी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ मतलब कि सिस्टम ने वर्क किया। ठीक है, अब यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया है तो वो हीट को दो तरीके से यूटिलाइज करेगा। एक तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दूसरा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ डेल्टा यू, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसने वर्क डन परफॉर्म किया W। तो हमारे पास में यही इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कि अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया है तो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा Q को वो दो तरीके से यूटिलाइज करेगा। फर्स्ट वो देखेगा आइदर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और परफॉर्म द वर्क डन, या तो वर्क डन परफॉर्म करेगा या दोनों साथ में होगा। तो यहाँ पर डेल्टा दो स्टेप है, दो तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो हमारे पास टू वेज है। ठीक है, टू वेज है जिससे वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। पहला डेल्टा यू, जिसे हम कहेंगे टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इसे हम लिख रहे हैं टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बढ़ाने में इंटरनल एनर्जी में वो इसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और दूसरा W, W क्या चीज है, टू परफॉर्म द वर्क डन, टू परफॉर्म द वर्क डन। ओके, वर्क डन परफॉर्म में करने में यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको नोट डाउन करना है, वो पॉइंट है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मतलब जितना एनर्जी दिया है वो दो काम में यूटिलाइज होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट और आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ेगा, और वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डेल्टा V इंक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर अब हम अगर डेल्टा Q की बात करें
तो यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन यूज करना है डेल्टा यू के लिए। अगर हम डेल्टा क्यू के लिए, तो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है मतलब आपने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, ठीक है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। हम यहाँ पर लिखेंगे अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ओके। जो भी गैसियस सिस्टम है जिसको S/S से आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट सप्लाई किया, और अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है इसका मतलब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। हम कहेंगे हीट, उसने सराउंडिंग को हीट दे दिया, तो हीट रिजेक्टेड लिख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया, ठीक है। तो हमने डेल्टा क्यू के साइन कन्वेंशन की बात की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेल्टा यू के साइन कन्वेंशन की, ठीक है। तो अगर डेल्टा यू यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा यू यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वहां पर डेल्टा यू नेगेटिव है इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं वो क्या है, वर्क डन। अच्छा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इस इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन मतलब कि ये केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, केवल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। केवल किस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो ये जो है वो पाथ फंक्शन है। क्या है, पाथ फंक्शन है, मतलब ये अलग अलग पाथ पर हम चलेंगे तो डेल्टा क्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, पर किसी भी पाथ पर आप चले, कोई भी प्रोसेस करें तो डेल्टा यू का वैल्यू हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी आप प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस डेल्टा यू ऑलवेज सेम, डेल्टा यू का वैल्यू हमेशा सेम होगा, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो स्टेट फंक्शन है। आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, आप आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, हर केस में साइक्लिक प्रोसेस में तो वैसे भी डेल्टा यू जीरो ही होगा कंप्लीट साइकिल में। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा यू हम कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमेशा फार्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। एन सी वी क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेल्टा यू हमेशा सेम होता है कोई भी प्रोसेस है, तो हम आइसोकोरिक प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन जीरो होगा, मतलब जो भी एनर्जी दिया है वो पूरा का पूरा किस में यूटिलाइज होगा, इंटरनल एनर्जी में, और वही हर प्रोसेस के लिए है, वही हर प्रोसेस के लिए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा यू जो है उसका फार्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर आप और इसके फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए। अगर इंटरनल एनर्जी की हम बात करें, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो सारे फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला होता है हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी। आप लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। गामा क्या है यहाँ पर, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ आर डेल्टा टी बाई 2 लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, आप डायटोमिक गैस की बात करें, आप ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें, तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक गैस की अगर आप बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है।
तो यहाँ पर अगर केवल मोनोएटॉमिक गैस है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कंसिडर करेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक गैस डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक है तो वहां पर हम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल मोड भी हमने देखा था। और वाइब्रेशनल मोड में दो टाइप की एनर्जी हम कंसिडर करते हैं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंटरनल एनर्जी में उस सिस्टम का जो भी एनर्जी है वो सब हम काउंट कर लेते हैं, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है वो हम काउंट करते हैं। और ये एक स्टेट फंक्शन है। हम वहां पर अगर कोई पैरामीटर की बात करें तो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है जो सिस्टम ने स्टोर कर दिया। हीट सप्लाई, हीट रिजेक्ट, ये अलग मैटर है। इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में वो हीट को यूटिलाइज करता है। वर्क डन की बात करें पाथ फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे स्टेट फंक्शन है। हीट की बात करेंगे पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हमने कहा है ऐसा, आप थोड़ा सा लॉजिक अगर समझेंगे तो बिल्कुल ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है। कोई भी प्रोसेस हो उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवी डेल्टा टी क्यों होता है? क्योंकि हर प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसका फॉर्म। तो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हमने हीट दिया है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन तो हुआ नहीं, तो पूरा एनर्जी किस में यूटिलाइज हुआ? इंटरनल एनर्जी में। तो हर प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी वही होगी क्योंकि वो सारी प्रोसेस के लिए एक जैसी होती है। जो आइसोकोरिक के लिए होगी वही दूसरी प्रोसेस के लिए भी होगी। तो यहाँ पर आप ये तीन फार्मूले, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, तीन फार्मूले आप जरूर लिख लीजिए। अगर हमारे पास गामा है मतलब Cp बाई Cv गिवन है। गामा क्या होता है? Cp डिवाइडेड बाई Cv, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये गिवन है तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। Cp का वैल्यू दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है तो हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। हमने यहाँ पर देखा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन। हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट देखा है। अगर हमारे पास में कोई फ्री टू मूव पिस्टन कनेक्टेड है किसी कंटेनर में और इस कंटेनर में हमने गैस फिल किया है, तो यहाँ पर ये जो गैस है इस पिस्टन को मूव करवाने में के लिए प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमको वर्क डन का फार्मूला पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमको वर्क डन का फार्मूला पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम यहाँ पर इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पर इस पिस्टन को ऊपर मूव करवा रहा है ना। ये पिस्टन यहाँ पर ऊपर डिस्प्लेस हो गया। कंटेनर को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। पिस्टन ऊपर मूव हुआ है और मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स। और फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं। मान लेते हैं इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ए इंटू डेल्टा एक्स, और ए इंटू डेल्टा एक्स को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा? डेल्टा वी। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना होगा? वो होगा ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी हमारे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब कभी हम प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझना है, अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया तो इसका यूनिट जो होता है वो एनर्जी के यूनिट के बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि डायमेंशन एनालिसिस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वहां पर प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो आप डायरेक्ट वहां पर जूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर P इंटू डेल्टा वी क्या होगा? वर्क डन। अब यहाँ पर इसको दो केस में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, अगर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हमको जो वर्क डन मिलेगा वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई P इंटू डेल्टा वी से मिल सकता है। और इसकी हेल्प से इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अगर वेरिएबल प्रेशर है, अगर प्रेशर वेरिएबल है
है ना। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वेरिएबल होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वेरिएबल होता है। प्रेशर वेरिएबल है तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेट का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है अगर प्रेशर वेरिएबल है तो यहाँ पर अगर वेरिएबल प्रेशर की हम बात करें, वेरिएबल प्रेशर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और वर्क डन के बारे में हम समझ सकते हैं कि अगर जो वॉल्यूम फाइनल है वो ग्रेटर देन है इनिशियल वॉल्यूम से, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर V क्या है, इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट केस हमारा बना। सेकेंड केस अगर हम देखें कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम है। अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो W जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। W क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब सिस्टम पर वर्क हुआ, सिस्टम ने वर्क नहीं किया। ठीक है। अगर हम थर्ड केस की बात करें जिसमें डेल्टा V जो है वो 0 है, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी देखा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, और मैथमेटिकली कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। हमने देखा कि आपको अगर प्रेशर कांस्टेंट गिवन है तो वर्क डन के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क डन फाइंड करने के लिए प्रेशर को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इसका मतलब हम एरिया फाइंड करते हैं। ये इंटीग्रेशन में, मैथमेटिक्स में हमने इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखा है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास पीवी ग्राफ गिवन है, ग्राफिकली आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आप एक नया टॉपिक लिख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन ग्राफिकली। ओके, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन ग्राफिकली। ग्राफिकली आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ जैसे कि यहाँ पर पीवी ग्राफ ऐसा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एरिया अंडर पीवी ग्राफ देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में इनिशियल वॉल्यूम था V इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम है V फाइनल। तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमको देगा वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ के का जो एरिया होगा वॉल्यूम एक्सिस के साथ में, वो है वर्क डन। पर अगर हमको वीपी ग्राफ गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में वो हमको घुमा सकते हैं, तो हमको हर तरीके के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमारे पास में पीवी की जगह वीपी ग्राफ गिवन है, ठीक है, वीपी ग्राफ गिवन है, मान लेते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पर इस वर्टिकल एक्सिस के साथ में एरिया लेंगे। ओके, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इस ग्राफ से हम बता रहे हैं कि आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइक्लिक प्रोसेस। अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, हाउ टू फाइंड द वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, तो भी वहां पर एरिया अंडर कर्व ही हमको लेना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर पीवी ग्राफ लिया, ठीक है, पीवी ग्राफ लिया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ लिया, और वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो साइक्लिक प्रोसेस का है, मतलब वो इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि साइक्लिक प्रोसेस कैसे वर्क कर रही है ना। पहली बात तो आपको देखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल। ये जो साइकिल बना है
इसका एरिया कितना है वो वर्क डन के बराबर होगा। अब वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर माना कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ए से बी वो जा रहा है सी के रास्ते से और वापिस आ रहा है डी के रास्ते से, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने ये समझा कि, है ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला केस देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क डन इन प्रोसेस ए सी बी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन प्रोसेस बी डी ए, ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव है वर्क डन। और यहाँ पर आप ए बी से जब ए पर वापस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज होके इनिशियल वॉल्यूम बन रहा है। यहाँ पर जो भी वॉल्यूम था इनिशियल वही वॉल्यूम वापस से आ रहा है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसका वर्क डन नेगेटिव है, तो अल्टीमेट वर्क डन जो टोटल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो वर्क डन है वो ज्यादा है और नीचे वाला वर्क डन कम है, पर नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव है। तो अल्टीमेट सब्ट्रैक्ट करना है, ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास में वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। साइक्लिक प्रोसेस है। और वहीं अगर आपने साइक्लिक प्रोसेस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो यहां पर जो ए बी, तो हम बी से सी के रास्ते होते हुए ए पर आ रहे हैं और ए के रास्ते से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं डी के रास्ते से, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट जरूर लिख दीजिए कि वर्क डन W डिपेंड्स ऑन पाथ, लिखेंगे डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग होता है। तो सेकंड, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज साइकिल लिया है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और ये हम अगर पॉजिटिव का समझ गए तो नेगेटिव का तो समझ ही जाएंगे कि अगर हम बी से ए आ रहे हैं तो वर्क डन जो है वो ज्यादा है पर नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा पर ज्यादा है, क्योंकि उसका कर्व जो टोटल एरिया बनेगा वो ज्यादा बनेगा। और अगर हम ए से बी आ रहे हैं तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है पर छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर वर्क डन की बात की, हमने यहाँ पर बात किया इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, हमने बात की है डेल्टा क्यू की, और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है जो होता है W प्लस डेल्टा यू, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो आप लिख सकते हैं इफ हीट गिवन टू दिस सिस्टम विल यूटिलाइज इन टू वे, फर्स्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, सेकंड टू डू द वर्क डन। आप लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप सारे न्यूमेरिकल एक बार देख भी लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा गारंटी है कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मिस नहीं होगा और हर टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे।